हम शुरू करते हैं कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमें प्योर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहिए, या कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर हम बना रहे हैं लैब में या फैक्ट्री में, तो हमें वो प्योर चाहिए होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जितने भी केमिकल्स कंपाउंड हैं, या यहाँ तक कि जो एनालिटिकल ग्रेड के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको प्योर कहा जाता है, उसमें भी कुछ ट्रेसेस ऑफ या कुछ माइन्यूट जो है उसमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो पाई जाती हैं। तो अगर बात करें इम्प्योरिटी की डेफिनेशन की, तो हम इसको 2 पॉइंट में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ इम्प्योरिटी इज़ अ फॉरेन अनवांटेड मटेरियल, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज कि द इम्प्योरिटी जो है इट इज़ डिफर फ्रॉम द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे डिफरेंट कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, या फिर अगर कोई अनवांटेड चीज़ है, कोई फॉरेन मटेरियल है, उसी को आप क्या कहते हो, इम्प्योरिटी कहते हो। अगर हम बात करते हैं कि अगर इसको समझना चाहें कि इम्प्योरिटी क्या होती है, जैसे आप पानी ले रहे हैं तो पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। लेकिन अगर उस H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला के अलावा उसमें कुछ और चीज़ें पड़ी हों, जैसे कैल्शियम पड़ा, उसमें Ca++ पड़ा हुआ है, सोडियम आयन है उसमें, पोटेशियम आयन है उसमें, या कोई माइक्रोबियल बैक्टीरिया है उसके अंदर, कोई डस्ट पार्टिकल है, दीज आर द इम्प्योरिटीज़। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बाहरी हैं, और हमको पानी चाहिए, अगर H2O चाहिए, तो ये सब अनवांटेड चीज़ें हैं जिनकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो केमिकल प्योरिटी हम तभी कहेंगे जब कोई भी अनवांटेड फॉरेन मटेरियल हमारे प्रोडक्ट के अंदर ना हो। तो अब बात करते हैं हम कैसे इस चीज़ को श्योरिटी करेंगे कि कोई चीज़ प्योर है, या कैसे बताएंगे कि वो प्योर है या नहीं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसके सोर्सेज क्या हैं। तो देयर आर वेरी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। अगर आपको सोर्सेज पता होंगे तभी आप उनको रोक पाएंगे कि वो कहाँ से आ रहे हैं, तभी हम उनको क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे। तो अगर हम चाहें तो एक पिक्चर में एक इसका फ्लो डायग्राम बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी या इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कौन कौन से हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका 4 क्लासिफिकेशन है। पहला क्लास है इसका रॉ मटेरियल्स, दूसरा क्लास है इसका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तीसरे क्लास हैं जहाँ से आ सकती है इम्प्योरिटी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स, चौथा है इनस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट या इनस्टेबिलिटी ऑफ द आपका जो केमिकल कंपाउंड है वो। तो अगर इन चार आप देखिए तो ये चार ही मेन यहाँ पर चीज़ें हैं, जो चार क्लास हैं, उसका ब्रॉडर क्लासिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है। तो रॉ मटेरियल, अब इनको एक एक करके हम लोग आगे चल करके एक्सप्लेन करेंगे विद द एग्जांपल्स इस वीडियो में। लेकिन रॉ मटेरियल्स हो गया पहला। दूसरा है जो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसको भी हम डिफरेंट क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे जो रिएजेंट आप यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं किसी रिएक्शन के दौरान, रिएजेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं अगर इम्प्योरिटी को एलिमिनेट करने के लिए, किसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए किया और वही वापस से इम्प्योरिटी के रूप में आ गया, सॉल्वेंट जो हम यूज़ करते हैं, और एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत। कुछ और सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स के अंदर आती हैं, वो है कंटामिनेशन फ्रॉम पर्टिकुलर मैटर, किसी एक पर्टिकुलर मैटर से आपका कंटामिनेशन हो जाए, क्रॉस कंटामिनेशन हो जाए किन्हीं दो मैटर्स का, कंटामिनेशन फ्रॉम द माइक्रोब्स जो कि हवा में, पानी में हर जगह उपलब्ध है, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, एटीसी। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स है वो एरर इन मैन्युफैक्चरिंग है, आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें कुछ गलती कर जाएं, जैसे छानना है आपको या फिल्टर करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम करें आप। और एरर्स इन स्टोरेज एंड पैकेजिंग, तो जो स्टोरेज या पैकेजिंग करने के लिए में भी कुछ गलतियां हम लोग करते हैं। इन सभी को एक एक करके भी हम लोग आगे देखेंगे। अगला जो क्लास है वो है इनस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो कुछ प्रकार की इनस्टेबिलिटी होती है प्रोडक्ट की या केमिकल कंपाउंड की, जैसे केमिकल इनस्टेबिलिटी, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी बदल जाएं जैसे फिजिकल इनस्टेबिलिटी, और रिएक्शन विद कंटेनर, जिस कंटेनर में आप उसको स्टोर कर रहे हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाए वो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज टेम्परेचर, जो कि आपका एटमॉस्फेरिक एक तरीके का फैक्टर है। तो इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके हम लोग अब आगे देखेंगे और विद एग्जांपल्स उनको देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कुछ कच्चा मटेरियल चाहिए होता है, कुछ कच्चा माल चाहिए होता है, जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पूरी तरह से पूरा करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामॉल की टैबलेट आपको बनानी है तो आपको एपीआई चाहिए, दैट इज पैरासीटामॉल चाहिए आपको। उसके साथ आपको कुछ बल्क फॉर्मिंग चीज़ें चाहिए, उसमें कुछ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के साथ आप जैसे कि टैल्क या ईटीसी आप उसके अंदर यूज़ करते हैं, कुछ ग्रैनुलेशन के लिए कुछ आप लिक्विड यूज़ करते हैं, एंड देन सब कुछ जब आप मिला करके तैयार करते हैं तब जा करके एक टैबलेट जो है वो तैयार होती है। तो जैसे आप चाय का एग्जांपल ले सकते हैं, देयर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ चाय। तो आपको कैफीन चाहिए, वो चाय चाहिए जो कि आप, जिससे आपका सर दर्द या आपको जो चीज़ें ठीक होती हैं, बट द कप ऑफ टी इज़ अ मेडिसिन। तो उसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे चाय पत्ती चाहिए आपको, दूध चाहिए आपको, चीनी चाहिए, पानी चाहिए,
अदरक चाहिए, इलायची चाहिए, जो भी आप जैसी चीज़ जैसी चाय आप बनाना चाहें, तो दीज आर द रॉ मटेरियल्स। लेकिन अगर आप खुद से समझिए कि अगर इन रॉ मटेरियल्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इम्प्योरिटी हो, तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में अपने आप चली जाएगी। जैसे अगर दूध अच्छी क्वालिटी का ना हो तो चाय अच्छी नहीं बनेगी, अगर आपकी चाय पत्ती जो है अच्छी क्वालिटी की ना हो तो चाय अच्छी नहीं बनेगी, अदरक जो है वो सड़ी हुई हो तो आपकी चाय की क्वालिटी अपने आप ख़राब हो जाएगी, पानी अगर बहुत हार्ड है, पानी में कुछ केमिकल्स मिले हुए हैं, जैसे कि उसमें कुछ इनऑर्गेनिक आयंस हैं, जैसे आयरन है बहुत मात्रा में, कुछ जगह पे हैंडपंप से ऐसा पानी निकलता है, उसकी चाय आप बनाएंगे तो टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल में अगर कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो फाइनल प्रोडक्ट में हमको मिलेगी। अब हमको अगर इसकी इम्प्योरिटी को पकड़ना है तो हम सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका क्या सोर्स है। रॉ मटेरियल के सोर्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में दो ही हो सकते हैं, एक तो नेचुरल सोर्स हो सकता है जैसे कि मिनरल सोर्सेज हो सकते हैं, प्लांट हो सकता है, एनिमल से पाया जा सकता है, माइक्रोब से ला सकते हैं जैसे दही वगैरह लाते हैं आप लोग, या फिर वो सिंथेसाइज केमिकल्स हो सकते हैं जो कि हम लोग जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन वगैरह हम लोग सिंथेसाइज फॉर्म में यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं कि रॉ मटेरियल में वो इम्प्योरिटीज हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में कैसे आ जाएंगी। जैसे कि बेरियम या मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी जो है वो नेचुरली जो कैल्शियम के मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि हमको ज़मीन से मिनरल के रूप में मिलता है, बट उसके साथ ही साथ वहाँ पर ज़मीन में बेरियम या मैग्नीशियम इत्यादि जो है वो एज ए इम्प्योरिटी के रूप में उसमें हो सकते हैं। जो रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट यानी कि चट्टान से जो नमक हमें मिलता है वो हम लोग यूज़ करते हैं कई बार NaCl, प्योर NaCl बनाने के लिए, बट जो प्योर NaCl होता है रॉक सॉल्ट में ही, क्योंकि रॉक सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रहा है तो उसमें कुछ कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड्स जो हैं वो एज ए इम्प्योरिटी होते हैं जो कि हमें फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे मेजर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, दैट इज मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया वो प्रोसेस या वो मेथड जिसके द्वारा आप अपना काम जो है कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं। जैसे चाय के आपके पास रॉ मटेरियल हो गया, अब रॉ मटेरियल को लेकर के आप एक प्रोसेस करेंगे, उसके साथ प्रोसेस क्या करेंगे, पानी गर्म करेंगे, उसमें चाय पत्ती उबालेंगे, फिर दूध डालेंगे, इत्यादि काम आप करेंगे, दैट इज प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब इस दौरान जो रिएजेंट्स हमने लिए हैं, जो कैटलिस्ट या सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं या जो रिएक्शन वेसल हम यूज़ कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम उसको बना रहे हैं, ये सब चीज़ें इफेक्ट डालती हैं हमारे इम्प्योरिटी के रूप में। तो आइए इसको देखते हैं एक एक करके। इसके जो मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया था उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन था रिएजेंट्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहने का मतलब जो रिएजेंट्स आप ले रहे हैं उसके द्वारा जो है इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे कि अब कैल्शियम कार्बोनेट एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उस जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम मानते हैं, जो मार्केट से हम लेकर के आते हैं, उस कैल्शियम कार्बोनेट में सॉल्युबल एल्कलाई जो है इम्प्योरिटी के रूप में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन देखें, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है कि CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड को जो हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, गर्म कराते हैं, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और NaCl मिलता है। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है वहाँ पे दो रिएजेंट हमने ले रखे हैं, एक तो CaCl2 ले रखा है और एक Na2CO3। तो ये जो Na2CO3 है, ये अगर पूरी तरीके से आपने इसको वेट सही नहीं किया और कुछ अनरिएक्टेड Na2CO3 बचा रह गया, तो वो हमको कैल्शियम कार्बोनेट में एज अ सॉल्युबल एल्कलाई के फॉर्म में या सोडियम आयन जो है वो हमारे CaCO3 में हमको मिल सकते हैं एज ए इम्प्योरिटी। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल की, जैसे कि कुछ और भी सब्सटेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी मेथड में एज ए रिएजेंट यूज़ हो रहा हो, तो उस प्रोडक्ट में कैल्शियम क्लोराइड आयन, जैसे कि HCl यूज़ कर रहे हैं आप, तो क्लोराइड आयन उसमें आ सकते हैं। और अगर H2SO4 यूज़ कर रहे हैं तो सल्फेट आयन एज ए इम्प्योरिटी आपको फाइनल प्रोडक्ट में मिल सकते हैं, अगर ये दोनों एसिड्स आप एज अ रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं उससे हमको हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका सब क्लासिफिकेशन है, दैट इज रिएजेंट यूज टू एलिमिनेट अदर इम्प्योरिटीज। कई बार हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि इम्प्योरिटी आ रही है, उसको दूर करने के लिए हम कई बार कुछ केमिकल रिएजेंट्स हम खुद से यूज़ करते हैं ताकि वो इम्प्योरिटी को हटा दे। और होता ऐसा है कि जो रिएजेंट इम्प्योरिटी हटाने के लिए हमने यूज़ की वो भी कई बार इम्प्योरिटी के रूप में रह जाती है अगर हमने सही से उसका फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं किया। जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर आप बेरियम जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपने लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बेरियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है सल्फेट को हटाने के लिए या पकड़ने के लिए। तो बेरियम का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग सल्फेट को हटाने के लिए। और कई बार क्या होता है कि जो ये बेरियम आप यूज करते हैं रिमूव करने के लिए सल्फेट को फ्रॉम द पोटेशियम ब्रोमाइड,
कई बार वो खुद जो है बेरियम एज अ इम्प्योरिटी वहाँ पर रह जाता है अगर उसको हम सही से प्रोसेस ना करें तो। तीसरा जो सब क्लास है हमारे मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स का वो है सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो आप सभी जानते हैं कि हर प्रोसेस में हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, चाहे मिक्सिंग के लिए यूज़ करना हो, चाहे सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करना हो, चाहे रिएक्शन कराने के लिए यूज़ करना हो, तो कई बार साफ़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं, प्यूरिफिकेशन वगैरह के लिए। तो ये जो सॉल्वेंट्स हैं, अगर इन सॉल्वेंट्स के अंदर किसी प्रकार की इम्प्योरिटी रह जाए तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में हमको मिल जाती है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, सबसे चीपेस्ट सॉल्वेंट जो अवेलेबल है आपके लैब में या आपके कंपनियों में, दैट इज़ वाटर। वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं और वाटर जो टैप वाटर होता है या ज़मीन से जो पानी आप निकालते हैं उस पर कई प्रकार की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि कैल्शियम हो सकता है, उसमें कैल्शियम आयन हो सकते हैं, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, उसमें मरकरी हो सकता है, कई बार आर्सेनिक हो सकता है, सल्फेट आयन हो सकते हैं, बहुत सारे आयन्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे आयन्स अगर हमने उनको हटाया नहीं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट के अंदर एज ए इम्प्योरिटी ये मिल सकते हैं। जैसे एक बहुत केस फेमस हुआ था मैगी का, आप सभी ने देखा कि मैगी में लेड पाया जा रहा है। तो लेड जो है वो हो सकता है कि जो वो वाटर यूज़ कर रहे हो उसको बनाने के लिए उस वाटर में लेड रहा हो और उन्होंने चेक नहीं किया और फाइनल प्रोडक्ट में उनको लेड जो है वो आने लगा। शीशा डाल करके कोई नहीं बना रहा था, बट कोई मसाला या किसी सॉल्वेंट के अंदर लेड रहे तो वो फाइनल प्रोडक्ट में आ गया। अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इथेनॉल का। लैब में जो हम इथेनॉल यूज़ करते हैं कई बार उसमें ट्रेसेस ऑफ मेथेनॉल भी होता है, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कई बार इथेनॉल के साथ कुछ पार्ट जो है मेथेनॉल भी बन सकता है, कुछ मोल्स मेथेनॉल के भी बन सकते हैं। और हमें अगर ये नहीं पता चल पाया तो हमें लग रहा है कि हमने प्रोसेस में इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट लिया है, बट देयर इज मेथेनॉल और वो मेथेनॉल एज ए इम्प्योरिटी आपके फाइनल प्रोडक्ट में आ सकता है। तो ये हो गई सॉल्वेंट्स की बात। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की। कई बार ऐसा होता है कि जो रिएक्शंस होती हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सबस्ट्रेट को हमने रिएजेंट के साथ ऐड किया और हमको प्रोडक्ट मिल गया। बट कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में थोड़े समय के लिए कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं और जिन इंटरमीडिएट को हम वापस से फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। और अगर ये इंटरमीडिएट पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हुए प्रोडक्ट में तो एज अ इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में पाए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड का। सोडियम ब्रोमाइड को प्रिपेयर किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन की रिएक्शन होती है, ठीक है। ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ लेकर के रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम ब्रोमाइड जो है वो बनता है। लेकिन जो ये सोडियम ब्रोमाइड बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर सोडियम ब्रोमेट बन जाता है। आप देख रहे हैं 6NaOH + 3Br2 हमने लिया तो NaBrO3 भी बन रहा है और 5NaBr बन रहा है। हमको सिर्फ NaBr चाहिए था, लेकिन यहाँ पर NaBrO3 दैट इज सोडियम ब्रोमेट ये बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इंटरमीडिएट बन गया बीच में, इस इंटरमीडिएट को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ चारकोल या कार्बन के साथ हम रिएक्ट करा देते हैं और फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaBr में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये टोटल जो आपने कन्वर्जन जो सेकेंड रिएक्शन हमने लिख रखी है जहाँ पे सोडियम ब्रोमेट एज ए इंटरमीडिएट को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड में, अगर ये पूरी तरीके से सही से नहीं हुई या हमने ये प्रोसेस नहीं किया तो जो है सोडियम ब्रोमेट एज अ इंटरमीडिएट या एज अ इम्प्योरिटी जो है वो हमारे प्रोडक्ट में पाया जाएगा। ये तो सीधी सी बात हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ठीक है, अगर सोडियम ब्रोमेट को आपने नहीं हटाया तो वो हमारे सोडियम ब्रोमाइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम ब्रोमाइड, उसमें सोडियम ब्रोमेट एज अ इम्प्योरिटी यहाँ पर रह सकता है। इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट रिएजेंट। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एटमॉस्फियर जो है उसको हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते वक्त भी हमारे पास हमारे चारों तरफ एटमॉस्फियर रहता है। एटमॉस्फियर मतलब कि आपका वातावरण, जो आपका सराउंडिंग वातावरण है या एटमॉस्फियर जो है उसमें ढेर सारी चीज़ों की डस्ट हो सकती है। जैसे उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, उसमें सल्फर है, सिलिका है, कुछ धूल के पार्टिकल्स हैं, लेकिन कुछ गैसेस भी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, आर्सीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस भी जो है वहाँ पर उस समय उपलब्ध हैं। तो जब आप इन चीज़ों के साथ आप काम कर रहे होते हैं तो अगर आपने अपने इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें भी ये एज ए इम्प्योरिटी जो है आपको फाइनली मिल सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिब्बा जब आप खोलते हैं लैब में या आप कंपनी के अंदर आप जब यूज़ कर रहे हैं तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिब्बे को खोलने के थोड़ी देर अगर आप छोड़ दीजिए तो आप देखते हैं कि वो आपको पिघलता हुआ दिखने लगता है या वो थोड़ा सा गीला गीला होने लगता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद
या वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, वो जो मॉइस्चर है हवा में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है। हमको लग रहा है कि हम NaOH यूज़ कर रहे हैं, लेकिन NaOH के साथ साथ वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बन रहा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हम उसको क्या कर ले रहे हैं, यूज़ कर ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से इन्वायरमेंट जो है या हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज़ ला सकता है। आगे बढ़ते हैं और जो तीसरा हमारा सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड, उसके बारे में बात करते हैं। हजार्ड्स मतलब हानियाँ। कई बार जो है हम काम करते वक्त थोड़ी बहुत असावधानी रखते हैं जिनकी वजह से कुछ हानिकारक प्रोडक्ट जो हैं या बन जाते हैं वो हमारे प्रोडक्ट में और एज ए इम्प्योरिटी आते हैं। अब इसको भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला है कंटामिनेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर मैटर। अब पर्टिकुलर मैटर कहाँ से आएगा? आपने जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस में आप बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे हमने कहा हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए हमने पतीला लिया। अब पतीला कई चीज़ का हो सकता है, पतीला लोहे का भी हो सकता है, पतीला एल्युमिनियम का हो सकता है, पतीला स्टील का भी हो सकता है, पतीला मिट्टी का भी हो सकता है। अगर मिट्टी के पतीले में चाय बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, लोहे के पतीले में टेस्ट बनाएंगे तो बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि लोहे में से आयरन निकलेगा और आपके प्रोडक्ट में आ सकता है। चाय जो आपने मिट्टी के पतीले में बनाई और बनाते समय हो सकता है कि उसमें से कुछ मिट्टी के जो कण हैं जिससे वो बना हुआ है, चीनी मिट्टी से अगर बना हुआ है, तो वो पोर्सिलीन या कोई भी चीज़ जो है वो टूट करके आपके प्रोडक्ट में आ सकती है एज ए इम्प्योरिटी। जैसे हम लोग जब भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ धूल के कण, जो कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो साफ़ नहीं है वहाँ से आ सकता है, ग्लासवेयर साफ़ नहीं वहाँ से आ सकता है। ग्लास के कण, लेड के कण, क्योंकि वो टूट सकती है ग्लास जिसमें आप काम कर रहे हो। पोर्सिलीन जिस चाइना डिश वगैरह में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आ सकता है। प्लास्टिक जिसमें आप पैक कर रहे थे, जिस प्रोडक्ट जिसमें पैक था वहाँ से आ सकता है, ठीक है। और जो फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने सीव जो चलनी ली जिससे आपने चाला, उस सीव में आ सकता है। ग्रैनुलेटर के लिए जो आपने ग्रैनुलेटर यूज़ किया उससे आ सकता है। टैबलेट और फिलिंग मशीनें जो है उस टैबलेट और फिलिंग मशीनों में कई बार ग्रीस वगैरह लगी रहती है, दैट ग्रीस के कुछ कण आ सकते हैं आपके प्रोडक्ट में, या ऑयल के कुछ कण आ सकते हैं, या वो जो पार्टिकल है जो जिससे मशीन बनी हुई है वो पार्टिकल टूट रहा है, लोहे का है या एल्युमिनियम का है, वो टूट रहा है और वो आपके प्रोडक्ट में एज अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आपके एज ए इम्प्योरिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंटामिनेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर मैटर। नेक्स्ट वन इज क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कई बार हम ऐसा करते हैं, कई बार आप भी करते होंगे, लैब में गलती आपसे भी हो जाती है कि आपके सीनियर बैच ने या आपने ही कल उसी लैब में कोई चीज़ बनाई। मान लीजिए कि आपने उस दिन कैल्शियम कार्बोनेट आपने बनाया और नेक्स्ट डे आप उस काम करने जा रहे हैं और जो ग्लासवेयर आपने यूज़ कर रखा था उसको आपने सही से साफ़ नहीं किया, या जो डस्ट जो आपने आपकी वर्किंग टेबल थी उसको आपने सही से साफ़ नहीं किया और वहाँ पे कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ कण पड़े रह गए। तो आप नेक्स्ट डे जब आप काम करने गए तो क्योंकि आपने सही से सफाई नहीं कर रखी थी और अब आप आज बना रहे हैं, उस दिन आपने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, आज आप मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाने जा रहे हैं और बनाते समय कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ कण वहाँ पर उपलब्ध थे, पड़े हुए थे, तो वो एज अ फाइनल प्रोडक्ट में एज ए इम्प्योरिटी आ जाएंगे। और जो कंपनियां बनाती हैं, जैसे ड्रग्स बनाती हैं जो कंपनियां, जहां फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, वहां पे कई बार ऐसा होता है कि कई सारे प्रोडक्ट एक साथ बन रहे होते हैं, अलग अलग एरिया में बन रहे होते हैं, बट हवा चली या आप एक सेक्शन में काम कर रहे थे, आप पैरासीटामोल के सेक्शन में काम कर रहे थे, दूसरे सेक्शन में एस्प्रिन बन रही थी, आपके हाथ में कुछ पार्टिकल्स जो है या आपके शरीर पर कुछ पार्टिकल्स जो हैं पैरासीटामोल के चिपक गए और आप एस्प्रिन बनाने वाली एरिया में चले गए और वो पार्टिकल्स जो है वो एस्प्रिन में जाके मिल गए, तो दीज आर द इम्प्योरिटीज। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कंटामिनेशन हो सकता है बनाते समय, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स का एक जो है क्लासिफिकेशन हो सकता है। अगला है कंटामिनेशन बाय द माइक्रोब्स। जब हम लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने एनवायरनमेंट की बात कही, तो वो एनवायरनमेंट हमारे पास है, अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपको कोई बीमारी है, जैसे आजकल तो कोरोना चला हुआ है, तो आप जान ही रहे हो कि कोरोना की बीमारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से कई बार छींकने से भी छींक रहा है व्यक्ति और उसके ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं और सामने वाले के ऊपर चले जा रहे हैं, या किसी सब्जी पे, फल पे, किसी सामान पे गिर जा रहा है और फिर आप उसको छू रहे हैं और आपको भी जो है कोरोना होने के चांसेस हो जा रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, ये 5 को हम माइक्रोब्स बोलते हैं। ये हमको आंखों से दिखते नहीं है और ये कहीं पर भी हो सकते हैं। आपको जो ग्लासवेयर साफ दिख रहा है, हो सकता है कि उसमें माइक्रोब्स हों और आपको दिख नहीं रहे हों। जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको साफ तो जरूर दिख रही है, आपका हाथ भी आपको साफ दिख रहा है, लेकिन उस पर बैक्टीरियाज हैं। तो ये बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआज, ये
कंटामिनेट हो सकते हैं और आपके फाइनल प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एसेप्टिक एरिया का प्रयोग करते हैं जब भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर इस एसेप्टिक एरिया कहने का मतलब स्टरलाइजेशन का अगर आपने प्रोसेस का आपने पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे उसमें ये बैक्टीरियाज एज अ लाइफ फॉर्म में या स्पोर्स के फॉर्म में आ सकते हैं और वो एज इम्प्योरिटी आपके प्रोडक्ट में मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़ते हैं और अगला जो है वो है एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी है। जब हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब आपसे हमने कहा कि मिक्सिंग करिए, तो आप मिक्सिंग करने के में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो आप मिक्सिंग करने के लिए अगर एडिक्वेट मिक्सिंग नहीं हुई, सही से मिक्सिंग नहीं की, तो जो अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स रह गए वो क्या हो जाएंगे, आपके फाइनल प्रोडक्ट में आपको मिल जाएंगे। टैबलेट बनाते समय गलती हो सकती है, ग्रैनुलेशन करते समय गलती हो सकती है, और ये सारी की सारी गलतियां जो हैं वो एज अ फाइनल प्रोडक्ट में हमको एज अ इम्प्योरिटी जो है वो मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज एरर्स इन पैकेजिंग। अब पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़े से बड़े, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। आप बड़े से बड़े फार्मासिस्ट के पास, बड़े से बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स के पास अगर आप चले जाएं और ढेर सारी टैबलेट्स को आप उनके पैकेट से निकाल करके सामने रख दें, तो उनसे पूछे कि भैया ये कौन सी टैबलेट है, किस काम में आती है, तो शायद वो भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लेबल है, जो पैकिंग है, उसका बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। पैकिंग जो है एडिक्यूएट होनी चाहिए। कहने का मतलब, जैसे कि आपने पैकिंग सही से नहीं की, जैसे क्लोरोफॉर्म है, अगर क्लोरोफॉर्म को हम आर पार दिखने वाली बोतल में पैक करेंगे तो जो लाइट है वो जाएगी क्लोरोफॉर्म बोतल के अंदर और उसको क्या कर देगी, डिग्रेडेट कर देगी। वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आप क्लोरोफॉर्म रखें लेकिन वो कुछ और ही रखा है। अब जैसे पेट्रोल है, जैसे कि इथेनॉल है, एसीटोन है, अगर उसकी पैकिंग जो है लूज पैकिंग कर देंगे आप, तो क्या होगा कि वो इवोपरेट हो जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में भी, और वो धीरे धीरे इवोपरेट हो जाएंगे और आपकी जो मात्रा होनी चाहिए थी, आपने कहा कि 100 ml हमने रखा है और वो कुछ समय बाद जो है 100 ml से कम हो गया, 98 ml हो गया या 95 ml हो गया। तो पैकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। एडिक्वेट पैकिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाती है, कई बार आपने देखा कि किसी टैबलेट को हमने पेपर में पैक कर दिया और वो मॉइस्चर को, पेपर से मॉइस्चर चला गया उसके अंदर और वो ख़राब हो गई। अब लेबलिंग की बात करते हैं। जो लेबल्स लगे हुए हैं उस पर, वो लेबल्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपने लेबल सही से नहीं लगाया तो गलत चीज़ें आदमी पढ़ लेगा और दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ पर सेम एक कंपनी के द्वारा बनाए गए दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट है एम्पीसिलिन, दूसरा प्रोडक्ट है एमॉक्सिसिलिन। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, दोनों अलग अलग एपीआई इसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन आप देखिए बोतल की साइज़ भी सेम है, बोतल देखने में भी एक जैसी है और लेबल भी लगभग एक जैसा है। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी भी सेम है, लेकिन नाम देखिए बस खाली अलग है। गलती हो सकती है इस लेबल को पढ़ने में किसी को, कि वो एम्पीसिलिन किसी को देनी हो और वो एमॉक्सिसिलिन दे दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए लेबल और पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर इसमें एरर होंगे तो वो एज अ इम्प्योरिटी आपके फाइनल प्रोडक्ट में आ सकती है। तो अब लास्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है इम्प्योरिटीज़ का, वो है इनस्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर केमिकल्स पड़े हुए हैं, और केमिकल्स की दो प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसकी वजह से वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इनस्टेबिलिटी में बदल सकती है, यानी उसकी स्टेबिलिटी बदल सकती है। आपने कहा, जो आप कहते हैं कि उसकी सेल्फ लाइफ है या उसकी एक्सपायरी डेट है, उस एक्सपायरी डेट से भी पहले वो एक्सपायरी डेट हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ठीक है, तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है हमारे किसी भी केमिकल कंपाउंड का, समय के साथ वो डिकम्पोज होता है। ये डिकम्पोज जो है वो कैटेलाइज हो सकता है या बढ़ सकता है बाय द लाइट, जो लाइट है उससे, एसिड और एल्कली अगर उस प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं उसकी वजह से, कुछ मेटालिक इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी वजह से, एयर हवा चली जाए, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से कोई रिएक्शन हो सकती है, या पानी, या आप मॉइस्चर जो आप बात कर रहे हैं, आपने ढक्कन खोला और वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो जो केमिकल डिकम्पोजिशन है उसकी वजह से कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ ऑक्सीडेशन हो सकता है, कुछ रिडक्शन हो सकता है, उसकी वजह से कुछ नया प्रोडक्ट बन गया और वो आपके प्रोडक्ट के अंदर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उस पर लिखा होता है, अगर आपने इसको पैकेट को खोल दिया तो आप इसको 1 हफ्ते के अंदर यूज़ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब बाहर से एयर, लाइट उसके अंदर जाएगी तो उसके अंदर केमिकल इनस्टेबिलिटी पैदा होगी और केमिकल का जो नेचर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो एज ए इम्प्योरिटी आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव, या फिजिकल इनस्टेबिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं। फिजिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो कैसे आती है, क्योंकि आपने जब पैकिंग की आपने और आपने कहा कि इसका फिजिकल
पार्टिकल साइज ये होना चाहिए, इसका रंग ऐसा होना चाहिए, इसकी महक ऐसी होनी चाहिए, और वो बदल जाए समय के साथ, वो हो सकती है बदल हो सकती है। जैसे सेडिमेंटेशन रेट है, एग्लोमीरेशन हो सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके बड़े पार्टिकल्स बना लेते हैं। जैसे आप मार्केट से कोई पाउडर लेके आए, जैसे दूध का डिब्बा आप लेकर के आए और उसमें थोड़ी सी हवा लग गई या उसकी पैकिंग सही से नहीं होगी, तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, जम जाएगा। बॉर्नविटा आप सभी ने पिया होगा बचपन में, तो बॉर्नविटा जो है उसमें भी हवा लग जाती है, तो आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो उसके बड़े अच्छे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो आपस में बॉर्नविटा हो गया, कॉफी हो गया, हवा लगने पे क्या हो जाते हैं, वो जम जाते हैं। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई, पार्टिकल साइज बदल गया, उसमें कई बार टेस्ट भी बदल जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है। पहले वो हल्का येलोइश कलर का था दूध मिल्क, और उसके बाद वो थोड़ा ज़्यादा येलोइश कलर का या ब्राउन कलर का होने लगता है। तो कलर में बदलाव हो गया, साइज, पार्टिकल साइज में बदलाव हो गया, उसके शेप में बदलाव हो गया। दैट इज फिजिकल इनस्टेबिलिटी, जो कि केमिकल कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव हो सकते हैं अगर उसमें लाइट या एयर या ऐसी कोई चीज़ चली जाए तो। नेक्स्ट वन इज हमारा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये भी, कंटेनर के साथ रिएजेंट हो जाए, सॉरी रिएक्शन हो जाए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया, इसको तो आपने हम पहले भी डिस्कस किया कि आप जिस कंटेनर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जैसे ग्लास के आप यूज़ कर रहे हैं, तो ग्लास हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसको हम लोग केमिकली इनर्ट मानते हैं। लेकिन आयरन का कंटेनर है, एल्युमिनियम का कंटेनर है, पीतल का कंटेनर है, तांबे का कंटेनर है, तो उससे कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट में आ सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे प्रोडक्ट के टेस्ट को उसमें एज इम्प्योरिटी बदल सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, जैसे आपने तांबे के लोटे में आपने पानी रखा या जग में पानी रखा तांबे के, तो सुबह तक उसका टेस्ट बदल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कुछ चीज़ें उसके अंदर आ गई, कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर आ गए, लेकिन वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, वो तो सही चीज़ है। लेकिन अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बात करें, तो हमने कहा कि कोई भी चीज़ हमको जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे अलग नहीं चाहिए, तो उस कंटेनर में अगर हमने पैक किया तो उसमें से चीज़ें हमारे प्रोडक्ट में आ सकती हैं। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जो सैलिसिलिक एसिड का जो एलिमेंट होता है उसको मेटल ट्यूब्स के अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एसिड है और वो मेटल्स जो है एज ए इम्प्योरिटी उसके फाइनल प्रोडक्ट में हमारे या हमारे प्रोडक्ट के अंदर पैकिंग की वजह से आ सकते हैं। कुछ कई बार जो आपके प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं या क्लोजर्स जो होते हैं, वो भी अनडिजायरेबल एडिटिव्स उसके अंदर मिला होता है, जो प्लास्टिक होते हैं उसमें, जैसे प्लास्टिक साइडर्स उसमें हम लोग मिलाते हैं, और ये या नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो डाले जाते हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट में एज अ पैकिंग आपने करके रख दी, और वो धीरे धीरे उसके साथ क्या होगा, रिएक्शन करेगा और आपके प्रोडक्ट के अंदर वो आने लगेगा। तो जैसे कुछ कई लोग कहते हैं ना कि कागज़ के कप जो है उसमें कुछ कोटिंग किया रहता है, आप चाय उसके अंदर पियेंगे तो उसमें चाय के ऊपर कुछ आपको तैरता हुआ दिखाई देगा, दैट इज इम्प्योरिटी। आपने चाय बिल्कुल सही बनाई थी, आपकी कप की जो क्वालिटी थी वो भी एक नंबर की थी, लेकिन जब इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया तब कुछ हमको इम्प्योरिटी जो है उसके अंदर दिखने लगी। तो ये है कि कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर आप रख रहे हैं या जिस कंटेनर में आप उसको बना रहे हैं, उस कंटेनर मटेरियल की वजह से इम्प्योरिटी जो है हमारे प्रोडक्ट में आ गई और हमने उसका ध्यान नहीं दिया। लास्ट है टेम्परेचर, हो सकता है हीट हो सकता है, ऐसी भी कोई चीज़ें हो सकती हैं जो कि अब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बदलता रहता है या आपने जहाँ स्टोर किया है उसका टेम्परेचर बदलता रहता है, तो भी इम्प्योरिटी हो सकती है, और जिसकी वजह से केमिकल या फिजिकल डिकम्पोजिशन जो है हमारे प्रोडक्ट का हो जाता है, और आपको दूसरा अनडिजायरेबल डिकम्पोजिशन या अनडिजायरेबल प्रोडक्ट या अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज जो है आपके प्रोडक्ट में आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उनको हमको कहा जाता है कि इनको हमको फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखना है या कूल टेम्परेचर के अंदर रखना है, तो आप उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं। अगर उसको बाहर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो आपको उसको प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर क्या करना होता है, रखना होता है। कुछ चीज़ें हीट लेवल होती हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे ख़राब हो जाती हैं, या कुछ चीज़ें हाई टेम्परेचर पे ही हमको क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो टेम्परेचर जो है बहुत ज़रूरी है, अगर टेम्परेचर में बदलाव करेंगे तो प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी